everyone, welcome to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अब तक की किसी भी वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में जाकर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ अब तक यूनिट 4 तक की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यूनिट 5 की पीडीएफ भी मैं इस यूनिट की वीडियो कंप्लीट होते ही चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की यूनिट जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब हमारा पहला टॉपिक क्या है इस यूनिट का? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक्स थे हमने हमारे फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। हमारी फर्स्ट यूनिट जो मोड्स ऑफ एंट्री थे इंटरनेशनल बिजनेस में, उसमें एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी था, आप लोगों को याद होंगे। इसमें काफ़ी सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मोड्स ऑफ एंट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? जब कोई भी एक पार्टी, किसी एक कंट्री की जो एक पार्टी है वो किसी दूसरे कंट्री के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, ये सोचकर कि वो उसे एक लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट देगा, एक लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या होती है? एफटीआई। ठीक है, यानी कि फॉरेन में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डायरेक्टली, ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एफडीआई की बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। जब भी एफडीआई जो सेटअप होगा, आप फॉरेन कंट्री के अंदर काम बढ़ा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट की आप लोगों को नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसकी वजह से। ठीक है, और यही एक रीज़न भी होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो मोस्टली एफडीआई जो है ऑप्शन जो है वो चूज़ करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब अगर आप दूसरी कंट्री के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उस कंट्री की एक्सपर्टीज़, नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपका ह्यूमन कैपिटल है, आप उसे उस कंपनी की सारी नॉलेज दोगे, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, ट्रेनिंग दोगे, एक्सपीरियंस उसे प्रोवाइड करोगे, ताकि उसकी एक्सपर्टीज़ का यूज़ कर हम अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके। तो इसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो उसकी डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज़। अब क्या है कि हमारे जो नेशंस हैं वो की जो नेगलेक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या हो जाता है, वो एक इंडस्ट्रियल हब बन जाते हैं, जहाँ जो कि एफडीआई जो यूज़ करता है। यानी कि ऐसे हिस्से हमारे कंट्री के जहाँ पर ज़्यादा बिजनेसेस नहीं होते, जहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जिस एरिया को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे एरियाज़ क्या होता है, वो इंडस्ट्रियल हब्स बन जाते हैं हमारे एफडीआई के लिए। इससे क्या होता है कि वो जो लोकल एरिया होता है, उस लोकल एरिया की भी जो इकोनॉमी होती है वो इंक्रीज़ होती है, वो इन्हेंस होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है कि जो प्रोसीजर है इज़ द Hyundai फैसिलिटी, जो वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंडिया का जो तमिलनाडु है वहाँ पे Hyundai की फैसिलिटी जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जब आप ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और जो प्रोसीजर है उसको इंट्रोड्यूस करोगे एफडीआई के थ्रू, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जल्द से जल्द जो है लोकल इकोनॉमी में जो है वो फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, जो इंडस्ट्री की एफिकेसी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि जब भी आप ज़्यादा अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आओगे और उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो वो फैलनी है, लोगों को सारे पता चलना है, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज़ स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी कि जब हम कंटिन्यूसली फॉरेन एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो एक कंट्री में, तो उससे क्या होता है कि वो हमारी हेल्प करता है कि हम एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एडिक्वेट लेवल पर हमारा चलता रहता है। यानी कि हमारी जो मतलब आप किसी भी बिजनेस में, अगर आप किसी भी कंट्री में आप कंटिन्यूसली अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस कंट्री को भी आप लोगों की आप लोगों के सब बारे में सारी नॉलेज होती है, और आप लोग ईजिली उनके साथ क्या कर सकते हो, बिजनेस जो है कर सकते हो। उन्हें बार बार जो है आप लोगों की जो एक्सचेंज रेट जो है वो एक स्टेबल वे में आ जाता है कि हाँ, ये कंट्री जो है हर महीने यहाँ से हमारा इतना इन्वेस्टमेंट आता है, तो एक स्टेबल लेवल जो है वो क्रिएट हो जाता है आप लोगों के फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एफडीआई। अब हमारे टाइप्स ऑफ एफडीआई कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हॉरिजेंटल। ऑलराइट, तो हॉरिजेंटल में क्या होता है, अब आपने अपनी जो है एक ब्रांच जो है वो खोली किसी भी फॉरेन कंट्री में, ठीक है,
जो कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है, भले ही फॉरेन नेशन में ऑपरेट कर रही है, बट वो क्या करेगी, वो सेम ऑपरेशंस फॉलो करती है अपनी होम कंट्री के थ्रू। यानी कि सारा प्रोसेस, सारी चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वो अपनी होम कंट्री वाली जो है फ्लो जब वो फॉलो करती है, तब वो कौन सा टाइप होता है एफडीआई का, हॉरिजेंटल। इसका एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी जब मैकडोनल्ड्स ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था जापान में, ठीक है, बट वो जो था वो हॉरिजेंटल एफडीआई के थ्रू जो था वो रिगार्डेड किया गया था। नेक्स्ट वन, वर्टिकल क्या होता है एफडीआई? वर्टिकल एफडीआई मतलब जब आपने अपनी कंपनी तो खोल रखी थी फॉरेन में एक, ठीक है, बट अब आप उस कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हो, यानी कि उसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपने जैसे रेस्टोरेंट खोला है, तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अब आप उससे रिलेटेड, आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप उससे रिलेटेड किसी मार्केट में क्या कर लो, अपना एक कंपनी जो है वो सेटअप कर लो, या उनके साथ जो है एक न्यू लेवल पर जो है कनेक्शन क्रिएट कर लो। जैसे कि इधर क्या किया इन्होंने, जो एफडीआई थे, जो मैकडोनल्ड्स था, उसने क्या किया, उसने एक कैनेडियन फार्म को एक्वायर कर लिया, जो कि उसके आउटलेट्स में मीट्स और एग्स सप्लाई करती थी, ठीक है। यानी कि आप किसी दूसरे अपने लेवल से थोड़ा सा हटकर अपने बिजनेस की चेन से रिलेटेड किसी और बिजनेस चेन को एक्वायर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट्स। अब कॉन्ग्लोमेरेट्स में क्या था, इसमें है आप गए, आपने अब्रॉड में अपनी कंपनी खोल रखी थी, बट अब आपने आपकी जो होम कंट्री थी आपने उससे अनरिलेटेड, मतलब जिस कंपनी का आपकी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपने उससे अनरिलेटेड कंपनी जो है वो एक सेटअप कर लिया, वो एक कंपनी खरीद ली है। तो इसमें क्या होगा कि पहला तो ये कि इसमें 2 एंट्री बैरियर्स जो हैं वो ब्रेक होंगे। पहला क्या कि पहले एक फॉरेन नेशन में एंटर करना है आप लोगों को, क्योंकि आप अपने बिजनेस के थ्रू तो जा नहीं रहे हो ना, आप एक नया बिजनेस खोल रहे हो। और दूसरा कि आप एक नए बिजनेस में और नए मार्केट में, पहला तो फॉरेन में जाना ही अपने आप में एक एंट्री बैरियर को ब्रेक करना है। दूसरा, आप न्यू मार्केट में जा रहे हो, आप अपने बिजनेस रिलेटेड किसी मार्केट में ही नहीं जा रहे हो, अपने बिजनेस से एकदम डिफरेंट मार्केट में जा रहे हो। इसका एग्जांपल है जैसे कि यूके बेस्ड जो कंपनी है वर्जन ग्रुप, उसने क्या किया, उसने फ्रेंच क्लोथ्स ब्रांड को खरीद लिया जिसका कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट है हमारा टाइप प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपने अब इन्वेस्टमेंट तो की है एक फॉरेन कंट्री के एक बिजनेस में, ठीक है, ताकि उसकी एक्सपेंडेशन हो, बट उससे जो आउटपुट निकल कर आ रहा है उसको आप क्या कर देते हो, उस ऑपरेशन से जो भी आउटपुट निकल कर आता है उसको आप किसी तीसरी ही कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। इसी वजह से इसको एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम किसी दूसरी कंट्री में अपने आउटपुट्स को एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है। ये मेनली जो है फ्री ट्रेड एरियाज जो होते हैं जहाँ पर बेसिकली जो है ज़्यादातर ट्रेड बैरियर्स नहीं होते उस एरिया में, और जो लो कॉस्ट रीजन्स होते हैं वहाँ फॉलो की जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि फोर्ड ने जो था वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया था आयरलैंड में प्राइमरीली, ठीक है, बट किस लिए, क्योंकि ताकि वो वहाँ की जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको दूसरे यू नेशंस में एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। अब हमने एफडीआई के बेनिफिट्स देख लिए, टाइप्स देख लिए। नेक्स्ट थिंग है ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई। ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई जो है लास्ट टॉपिक है एफडीआई का। पहला, लॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल। पहला तो जो मेजर कंसर्न होता है वो यही होता है कि अब आपने बाहर के किसी कंट्री में जो है अपना जो है बिजनेस सेटअप के अंदर सेंस, मतलब अगर बाहर की किसी कंपनी ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या आपने किसी फॉरेन कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट किया या फिर परचेज किया है, तो ऑब्वियसली आप जो डिसीजन लोगे या फिर वो जो डिसीजन आपकी बिजनेस में लेंगे वो आपकी कंट्री को इफेक्ट कर सकता है, और जो आप डिसीजन लोगे उनके बिजनेस में वो उनकी कंट्री को इफेक्ट कर सकता है, राइट। अब आप अपने बिजनेस को सोचिए डिसीजन लोगे, आप उनकी कंट्री की इकोनॉमी या फिर आइडेंटिटी को सोच के तो डिसीजन लोगे नहीं, जो कि ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे एफडीआई जो है इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा रीजनल रिसोर्सेज के लिए, लेबर और रॉ मटेरियल्स के लिए जो है कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड सेंसिटिविटी, यानी कि इसके क्या होता है कि आप लोगों की जो भी कंट्री है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करती है, एफडीआई पे रिलाई करती है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शिफ्ट करना वर्ल्ड इकोनॉमी में, यानी कि वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी में शिफ्ट करना उसके लिए बहुत 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 जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
और ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि जो होस्ट कंट्री जो है हमारी, अगर बाई चांस भी एफडीआई डिक्लाइन हो गई तो उसका बहुत बड़ा असर जो है हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक पे पड़ेगा। हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक जो है डाउन टाउन हो सकता है, उसका फॉल हो सकता है उसमें। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल रिस्क। अब जो अनसर्टिनिटी है, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है राइज करते हैं, वो कैसे होते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस के अनफेवरेबल होने की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट में जो बाबा पॉलिसीज में चेंजेस आते रहते हैं उसी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही एक फॉर्म है, जहाँ पर जो पेरेंट कंपनी जो होती है वो एक नई बिजनेस या नया वेंचर जो है पूरा स्टार्टअप करती है ग्राउंड लेवल से किसी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नई फैसिलिटीज़ बिल्डअप करने के साथ साथ जो पेरेंट कंपनीज होती हैं उन्हें एक नए लॉन्ग टर्म जॉब्स भी जो है क्रिएट कर सकती हैं फॉरेन कंट्री में नए एम्प्लॉयज़ को हायर करके। इंपॉर्टेंस क्या होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का? पहला तो वही, अब ऑब्वियस सी बात, अगर वो क्रिएट कर रही है जॉब तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई कंट्री के सिटीजन्स के लिए। दूसरा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में जो है इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेटेड होते हैं, यानी कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, पूरी तरह से उन्हें मनाही होती है। ठीक है, जो कंपनीज जो एंटर करती हैं न्यू मार्केट में थ्रू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो क्या करती हैं, उनका टोटल डोमिनेंस होता है जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं जो उनके थ्रू मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड किए जाते हैं। ठीक है, हाई लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर, यानी कि जो भी सेल्स ऑफ जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, हम प्रॉपरली चेक करके चलते हैं कि उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रॉपर हाई लेवल की है या नहीं है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के? पहला तो कॉस्टली होता है। अब आप जब ये दूसरे कंट्री में एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट वो रिक्वायर करेगा, उसके लिए रिस्की होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो फॉरेन कंट्री में तो चल जाए, हो सकता है ना चले, फेल हो जाए तो। ठीक है, रेगुलेशंस। अब वहाँ के गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें जो है हम लोग हैम्पर कर सकते हैं जो भी हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया और साथ ही साथ हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं मर्जर्स और एक्विजिशन। तो पहला क्या है? मर्जर्स। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मर्जर क्या है? मर्जर एक ऐसा प्रोसेस है जो दो कॉर्पोरेशंस को कंबाइन करता है, जिसमें से या तो सिर्फ एक जो है सर्वाइव करेगा और मर्ज कर देगा कॉर्पोरेशन को, एंड द मर्ज कंक्लूड्स टू एग्जिस्ट। और जो मर्ज कॉर्पोरेशन होता है उसे बाहर जाना होता है, उसे एग्जिट करना पड़ता है। सब कुछ कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाता है दो कंपनीज का, जहाँ पर जो दोनों कंपनीज हैं उन्हें एग्जिस्ट कराकर उन्हें बाहर निकाल कर एक नई प्रॉपरली नई कंपनी जो है उसे क्रिएट किया जाता है, यानी कि नया नाम, नया प्रोसेस, नई ऑपरेशंस, सारी चीज़ें टोटल लेवल कौन से लेवल से? न्यू लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अब टाइप्स ऑफ मर्जर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, कॉन्ग्लोमेरेट, मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो व्हाट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर? तो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में क्या होता है? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में जो है दो कंपनीज जो हैं वो कंबाइन कर जाती हैं, दो बिजनेसेस जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, जो कि डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर चलती हैं, वो एक दूसरे कनेक्ट कर बिजनेस करती हैं। इसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं, इन लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती हैं, तो इससे क्या होता है एक्सपोजर भी रिड्यूस किया भी, जो रिस्क है वो कम हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक ही सेम प्रोडक्ट ना बेचने लगे या सेम प्रोडक्ट ना करने लगे, ऐसा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो ये सारी क्या है? एडवांटेजेस है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर के। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है? जो कंपनीज, ऐसी दो कंपनीज एक साथ मर्ज होती हैं जो सेम आइटम सेल करती हैं बट अलग अलग मार्केट में, यानी कि समझ लो कि सेम तरीके की चीज़ें सेल की जा रही हैं बट वो मार्केट कौन कौन सा है? अलग अलग। तो ऐसे में क्या होता है? ये एक साथ जुड़ जाते हैं। इनका ऐसा करने का रीज़न होता है कि वो अपने क्लाइंट के साथ जो डील करना चाहते हैं, अपनी जो मार्केट है उसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को बढ़ाकर एक बड़ी मार्केट का एक्सेस लेकर। ऑब्वियसली अगर दो लोग हैं, सेम प्रोडक्ट है, वो एक एरिया में बेच रहा है, एक दूसरे एरिया में बेच रहा है, अगर वो दोनों ही आपस में जुड़ जाएं तो क्या होगा? कभी कोई कहीं बेचेगा, कभी कोई कहीं बेचेगा। इससे क्या होगा? उन लोगों को जो सामान का जो प्रोडक्शन
मार्केट एरिया जो है वो उनकी ग्रेटर हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, जिससे उनकी क्लाइंट भी एक्सटेंड हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे दो कंपनीज एक साथ कंबाइन करते हैं जो सेम कस्टमर बेस में प्रोवाइड करते हैं, वो भी सेम सर्विस, सेम कस्टमर बेस में प्रोवाइड करते हैं बट अलग अलग सर्विस। मार्केट एक्सटेंशन में क्या था कि सेम आइटम बेचते हैं अलग मार्केट में, कॉन्ग्लोमरेट में अलग ही बिजनेस है, पूरा अलग ऑपरेशंस है, ठीक है, बट प्रोडक्ट में सामान जो है वो अलग अलग बेचता है बट सेम जगह पर, सेम कस्टमर बेस पे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है कि जैसे वाईफाई प्रोवाइडर और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर क्या है, काम तो अलग अलग है, सर्विस अलग अलग है ना, बट उसका कस्टमर बेस तो सेम ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर को हम लोग कॉन जेनेरिक मर्जर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हॉरिजेंटल मर्जर। हॉरिजेंटल मर्जर में क्या होता है कि ऐसे दो बिजनेस आपस में कंबाइन होते हैं जो कि सेम सेक्टर से होते हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे का जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कॉम्पिटिटर के साथ इंक्लूडेड भी होते हैं, ठीक है। अब ग्रेटर परचेजिंग पावर इसमें क्या होता है, जब सेम बिजनेस जब सेम सेक्टर में जो बिजनेस है वो काम करेंगे, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टली compete करेंगे सेम प्रोडक्ट लाइन में और सेम मार्केट में एक साथ, यानी कि सेम बिजनेस भी है, सेम मार्केट भी है, सेम प्रोडक्ट भी है, सब कुछ। तो इससे क्या होगा, पहले तो परचेजिंग पावर ग्रेट हो जाएगी, ठीक है, मार्केटिंग की जो ऑप्शंस है वो इन लोगों के लिए इन्हेंस हो जाएंगे, अगर सेम मार्केट ज़्यादा बड़ा वो मिलेगा, राइवलरी लेस होगा कि अगर आपका जो राइवल है जो आप जैसे ही सेम चीज़ बेचते हैं, सेम मार्केट में बेचता है, अगर वही आपके साथ मिल जाएगा तो राइवलरी जो कम हो जाएगी। दूसरा, ऑडियंस जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स थे और आपके जो क्लाइंट्स थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, दोनों के साथ जो क्लाइंट्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप क्या है, वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, दो ऐसे बिजनेस जो एक लेवल तक क्या करते हैं, मतलब अलग अलग जगह से जो है वो अपने चीज़ें वेरियस आइटम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक सेम प्रोडक्ट को टुगेदर में प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगा कर वो एक फाइनल प्रोडक्ट जो है रेडी कर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी सप्लाई चेन इम्प्रूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, इम्प्रूव प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव कंट्रोल का उसका कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, पहला तो अब अलग अलग जगह से अगर आप कोई भी सामान मंगा रहे हो तो आप लोगों को जो सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हुआ एक दूसरे का जुड़ने की वजह से। दूसरा, अगर आप अलग अलग जगह से मंगा रहे हो तो ऐसे किसी जगह से मंगाओगे ना सामान जहाँ पर सस्ता सामान मिलता हो, सस्ती जगह से मंगाओगे तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। और दूसरा, आप बेस्ट क्वालिटी मंगाओगे, आप सस्ता तो मंगाओगे बट ऐसी जगह से मंगाओगे ना जहाँ की क्वालिटी बेस्ट हो उस प्रोडक्ट को लेकर, उस रॉ मटेरियल को लेकर, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है मर्जर के, पहला तो मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये दो बिजनेस जो है वो आपस में मर्ज करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उन दोनों की जो मार्केट है वो एक दूसरे को मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, मार्केट का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है रिडक्शन होगी। अब बिजनेसेस क्या करेंगे, अब अचीविंग ऑफ सेल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जब तक हम पढ़ते आए हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब दो कंपनी आपस में जुड़ गई है तो दोनों को जो प्रोडक्शन होगा वो भी एक जगह ही होगा, एक जगह होगा, दोनों को ज़्यादा सामान चाहिए, ज़्यादा सामान चाहिए तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सारी चीज़ों में जो पैसे हैं वो कम लगेंगे, यानी कि मशीनरी वगैरह में पैसे जो है वो कम लगेंगे। जैसे ही सब में पैसे कम लगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, आप दूसरे बिजनेस के साथ अगर मर्ज कर रहे हो तो आपका बिजनेस तो वैसे ही एक्सपेंड हो गया ना। नेक्स्ट है एक्सेस टू मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आप दो बिजनेस में आपस में जुड़ रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो जो दोनों की जो एग्जिस्टिंग कंपनी की जो इम्प्रूवमेंट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो आप लोगों की हेल्प करेगी मोर फंड्स को क्रिएट करने में, मोर फंड्स के एक्सेस को लेने में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जर। अब मर्जर की डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अब अगर दो कंपनीज एक साथ जुड़ गई हैं तो ऐसा होगा ना कि जो ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ थे जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो लोग अपनी जॉब खो देंगे। लीगल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप लोगों को बहुत सारे लॉयर्स और एजेंट्स वगैरह रखने पड़ेंगे, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होंगे ताकि फ्यूचर में जाकर कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर एक दोनों कंपनीज में जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। रेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी रेज हो जाएगा, क्योंकि जो मर्जर जो क्या करता है वो मार्केट शेयर को इंक्रीज करता है और कंपटीशन को कम करता है।
कंपटीशन कम हुआ, लोगों को आपकी सामान आ चाहिए, तो उससे कैसे क्या होगा, आप लोगों के गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जो है वो रेज हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन क्या होता है, जब एक कंपनी जो क्या करता है वो परचेज कर लेता है मैक्सिमम स्टेक्स किसी दूसरे कंट्री के, यानी कि जब कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंट्री के मैक्सिमम स्टॉक्स को बोले स्टेक्स को खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, तो जो फर्म जो है वो चूज़ करती है जिसकी जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं सब्सिडियरी परचेजर कंपनी के थ्रू, वो क्या करते हैं, जो सब्सिडी कंपनी की जो एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज़ होता है, वो जो होल्डिंग कंपनी होती है उसके अंदर, उसके नाम के अंदर आते हैं, और इस वजह से जो सब्सिडियरी लूज़ करती है अपनी लीगल एंटिटी को लूज़ कर देती है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये एक्विजिशन का मतलब है जब एक कंपनी जो है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉरेन मार्केट में जो ऑलरेडी पहले से जो कंपनी है उसको खरीद लेती है। मर्जर जुड़ना था किसी कंपनी के साथ, बट एक्विजिशन मतलब जो ऑलरेडी कंपनी है एक दूसरी आप उसको खरीद ले रहे हो। तो जो एक्वायर्ड कंपनी होती है वो इंटीग्रेट की कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द बायर्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन और ऑपरेट एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी, यानी कि जो जिस कंपनी को भी एक्वायर किया था वो बायर के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में इंटीग्रेट होती है और के अलग से जो है वो ऑपरेट की जाती है पूरी की पूरी एंटिटी को। अब बेनिफिट्स क्या हैं इस एक्विजिशन के, तो एक्विजिशन का पहला बेनिफिट है एक्सेस टू एक्सपर्टाइज। जब भी कोई स्मॉल बिजनेस जो है वो किसी भी बड़ी इंटरप्राइज के के साथ जो है जुड़ जाता है, यानी कि किसी बड़े इंटरप्राइज जो है किसी भी स्मॉल बिजनेस को पूरी तरह से परचेज कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी एक्सपर्टीज़ भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज सारी चीज़ें जो हैं वो उस मैसिव लार्जर इंटरप्राइज की जो है स्मॉल बिजनेस को भी प्रोवाइडेड हो जाती है, क्योंकि अब वो उसका बिजनेस है। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल, उनको जितने भी कंपनी का जो स्मॉल कंपनी के जो एक्सेस होता है फाइनेंस का उसको वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, फ्रेश आइडियाज़, अब नए आइडियाज़ और नए नए पर्सपेक्टिव्स भी हैं जो ओपन होने लगते हैं ताकि वो कंपनी जो है अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, और जो नई टीम और प्रोफेशनल्स की जो है उनको इस तरह से तैयार किया जाता है, असेंबल किया जाता है ताकि जो मर्जर जो है, एक्विजिशन जो है वो परफेक्ट लेवल पे, परफेक्ट वे में जाए। इंक्रीज मार्केट शेयर, जैसे ही जो कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो कंपनी, इस सब वजह से जो कंपनी की जो मार्केट शेयर है एक्विजिशन की वजह से उसमें भी स्पीडी ग्रोथ, यानी कि तेज़ी से वो ग्रोथ करने लगता है, स्पीडली इंक्रीज होने लगता है। ईजी एंट्री टू न्यू मार्केट्स, अब मर्जर एक्विजिशन हो गया तो जो बिजनेस है वो नए मार्केट में ईजिली और क्विकली जो है एंटर कर सकता है अपने प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, और एक सॉलिड रेप्यूटेशन और एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस उसके लिए क्रिएट हो जाता है, क्योंकि नई बिजनेस का एक बड़े बिजनेस उसको एक्वायर किया तो अब उसका जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा हो गया है। अब चैलेंजेस क्या होता है एक्विजिशन में, पहले तो कल्चरल डिफरेंस। अब अगर कोई फॉरेन कंट्री जो है वो किसी भी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस को एक्वायर कर रही है, तो इससे क्या होता है, पहला तो जिनके कल्चर अलग अलग है तो इस वजह से क्या होता है जो कल्चरल क्लैशेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए। तो इस वजह से कंपनी जो है वो नई कल्चर को ख़रीदने से जो है पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए उसे प्रॉब्लम से फेस करने पड़ते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे काम को डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं एक्विजिशन की वजह से, यानी कि जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं जो सेम टास्क करने लग जाएँ सेम बिजनेस में सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो इसकी वजह से जो वेज एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों का कल्चर अलग है तो एक दूसरे की बात समझने में दिक्कत होती है। लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे ही कंपनी जो है एक्विजिशन के थ्रू जा रही है, यानी कि एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो पहले तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ कर दिया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस वजह से क्या है, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी के मन में क्या होता है, जो बचे हुए भी होता है उनके मन में भी ये डर बैठ जाता है कि कभी भी उन्हें बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, जो लोगों की जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है, और उन लोगों का मोरल जो है, उन लोगों का जो मोरल है वो भी कम हो जाता है बिजनेस में। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब जब दो कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन लोगों की जो ट्रांजैक्शन में जो है वो इंगेज हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग अलग सेपरेट वे में जो है ऑपरेट करता है, और इस वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो गोल्स है वो भी डिफरेंट हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो उन लोगों के बीच में अराइज होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं,
ठीक है। तो पहला तो कैसा एग्रीमेंट जो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है आपस में करती है किसी भी प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करने के लिए, जिससे दोनों पार्टीज को जो है बेनिफिट प्रोवाइड हो और साथ ही साथ उन लोगों की कंपनी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी बनी रहे। मतलब कंपनी अलग अलग है, अभी भी कोई मर्जर नहीं हुआ, कोई एक्विजिशन नहीं हुआ, बट स्टिल बस किसी एक सेम प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं इस तरह से, ताकि दोनों ही कंपनीज को, दोनों पार्टीज को बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड हो। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी कि एक तरीके की जो है फ्रेंडशिप टाइप क्रिएट कर लेना। ठीक है। इस तरह के अलायंसेस में क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है, जहाँ पर जो हर एक कंपनी जो है अपनी अपनी रिसोर्सेज लगाती है, अपने अपने एक्सपीरियंस लगाती है, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव और एक्सपेंशन को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स हैं। पहला जॉइंट वेंचर, सेकंड वन इज इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड थर्ड वन इज नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर जब दो बिजनेस जो है वो एक साथ काम करने का डिसाइड करती है, एक कम्प्लीटली न्यू और इंडिपेंडेंस बिजनेस को क्रिएट करके। ठीक है। जिसका जो ओरिजिनल जो बिजनेस जो है वो एक विल बिकम अ पेरेंट कंपनी ऑफ, जिसका जो ओरिजिनल बिजनेस जो है वो उसकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है। इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है? इसमें जो क्रिएट जब एक कंपनी जो है वो परचेज कर लेती है कुछ सर्टेन इक्विटी परसेंटेज दूसरे कंपनी के, यानी कि एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के कुछ सर्टेन जो शेयर्स हैं वो खरीद लिए हैं, परसेंटेज ऑफ शेयर्स। ठीक है। तब वो एक दूसरे के साथ इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो फॉर्म करते हैं। नॉन इक्विटी मतलब जब एक कंपनी या दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप साइन करती हैं, ताकि अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को एक साथ लाने के लिए। यानी कि पहला वाला क्या था? जब दो बिजनेस मिलकर एक दूसरा बिजनेस जो क्रिएट करे अपने नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है। इक्विटी जब एक कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को खरीद ले। ठीक है। नॉन इक्विटी जब शेयर्स भी नहीं खरीदे, नई कंपनी भी वो नहीं की, स्टेब्लिश नहीं की, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया कि जो दोनों कंपनीज है वो अपनी अपनी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को एक साथ लाकर अपना जो भी उन लोगों का मोटिव है, जो भी उन लोगों का प्रोजेक्ट है, उसे वो अकम्प्लिश करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला तो रिसोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जब भी दो बिजनेस जो है वो दो अलग अलग कंपनी साथ में मिलकर बिजनेस करेगी, तो उन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, नॉलेज हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। एसेट्स, जिससे क्या होगा, हर तरह की जो रिसोर्सेज है वो उनकी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, अलग अलग दो बिजनेस है जो साथ में जुड़े हैं, तो दोनों के जो मार्केट्स है, जैसा दोनों की पावर है, वहाँ उन दोनों को जो है एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, सुप्रीम लेवल पे पहुँच जाएगी। एक्सपेंडेड कस्टमर बेस, उन लोगों का कस्टमर बेस भी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि जो कंपनीज है वो अपने पार्टनर्स को इस तरह से सेलेक्ट करती है जहाँ पर वो लोग एक ऐसे वेल एस्टेब्लिश मार्केट में हो जो कि लोग, हाउ वेल एस्टेब्लिश दे आर लोकली, कि वो लोग, उन लोगों का मार्केट में क्या लेवल है और किस तरह से जो उन लोगों का मार्केट विजन है, उन्होंने अपना कस्टमर्स के बीच में एक बेस बना रखा है। तो ऑब्वियसली जब आप लोग ये देखकर अपने पार्टनर को चूज़ करोगे कि उनकी जो मार्केट में कितनी वैल्यू है, तो अगर उन लोगों की मार्केट में अच्छी वैल्यू, तो आपकी भी मार्केट, आपका भी जो कस्टमर बेस है उसको भी एक्सपेंड करेगा। ठीक है। ग्रेटर ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस करने से पहले आप लोगों को जो क्या कर देता है, जितने भी इंक्रीजिंग ब्रांड एक्सपोजर की जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ग्रोथ एरियाज़ के थ्रू, नए एरियाज़ में या फिर न्यू कस्टमर बेस में जो इंक्रीज़ की वजह से उनको प्रोवाइडेड हो रहा है, वो सब उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जो कंज्यूमर्स है, दोनों फर्म के जो कंज्यूमर्स हैं, वो उनको साथ में टारगेट किया जाता है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्वॉल्व होने के बाद। ठीक है। सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए हमने इतना ही रखा है। इसमें हमने जितने भी हमारे जो यूनिट 1 में थे, सारे मोड्स ऑफ एंट्री के जो थे, वही सारे टॉपिक्स हैं। बस इनमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने डिफाइन किए हैं। ठीक है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारा था, एक्विजिशंस थे, मर्जर्स थे। ठीक है। उसके अलावा हमारा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। ठीक। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का जो वीडियो हम यहीं तक के लिए रखते हैं। जो भी अगर आप कोई भी डाउट हो, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी आप लोगों की प्रॉब्लम हमेशा की तरह सॉल्व कर सकूँ। पीडीएफ जो है वो इस वीडियो, मतलब इस यूनिट की कंप्लीट वीडियो का अपलोड होते ही मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।